गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों सब ठीक हो, बचे हुए हो? और कहीं बाहर तो नहीं निकल गए आप लोग? मैंने देखा मेरे आसपास जितने लोग थे ना, मतलब जो भी करो, टीचर्स, रिलेटिव्स, जो भी कोई ये न्यू ईयर की पार्टीज पे गए थे, सबको हो गया। तो इस बार तो जैसे मेरी कुछ एक तो डॉक्टर से बात हुई, वो तो ये कह रहे हैं कि सबको होएगा ही होएगा, और हो जाए तो अच्छा है कि इम्यूनिटी बन जाएगी, कि ये तभी खत्म होगा, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा ये वायरस। हाँ जी, बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 0 डी पार्ट कर लिया बच्चों सबने? Okay. सेकेंड क्वेश्चन, फेज डिफरेंस पाई बाय 2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? हमें पता ही है ना, A√2 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम ही रहती है बच्चों। हाँ, मैं फर्स्ट समझा रहा हूँ, सेकंड सबको समझ आ गया कि इसका डी बन जाएगा। मतलब मैंने इसीलिए कुछ लिखवाया नहीं था क्योंकि वो सेम ही है, जो क्वांटिटी चेंज हुई थी हमने वो लिख दी। एम्पलीट्यूड तो हमारा उससे निकल ही आया कि रूट ऑफ A1² प्लस A2² से, है ना। ओमेगा पे कोई चेंज ही नहीं आता। ठीक है, मतलब थिंक ऑफ इट दिस वे, जैसे अगर हम ये दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, मैं मतलब एग्जांपल के लिए ये ले रहा हूँ, वैसे तो कोई भी ले सकते हैं। जब b cos ओमेगा t लिखते हैं तो दैट इज लाइक सेइंग b sin ओमेगा t प्लस π/2। तो इसका आंसर जो है वो कैसा बनता है? रूट ऑफ A² प्लस B² साइन ऑफ ओमेगा t प्लस समथिंग बनता है ना। तो t के कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आता, वो वही ओमेगा ही रहता है। क्लियर बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि अगर एक वेव अभी ऐसे है और दूसरी वेव ऐसे है,
राइट, लाइक दिस। अब हम कह रहे हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है तो एक वेव को पाथ कितने अमाउंट से चेंज करें। ठीक है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे, जैसे जो ब्लू वाली वेव है, अगर इसका पाथ हम ये इतने अमाउंट से चेंज कर दें, ये इतने अमाउंट से और ट्रैवल कर लेती, तो क्या होता, तो वो ओवरलैप कर जाती ब्लैक और ब्लू, है ना। अगर इसको मैं इतने अमाउंट से राइट को शिफ्ट कर दूं, बस 1 मिनट। अब बच्चों, ये समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर सीधा फॉर्मूला के बेसिस पे सोचना है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो मतलब कोई ना कोई λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा फिलहाल पाथ डिफरेंस का। करेक्ट। कंस्ट्रक्टिव के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह से। तो कितना चेंज लाना पड़ेगा λ/2 का, है ना। तो चाहे फिगर से समझ लो, चाहे वो फॉर्मूला से समझ लो। क्लियर बच्चों। इसमें बच्चों आप एक बात ये समझ रहे हो कि क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन्ड होना चाहिए था कि मिनिमम कितना इंक्रीज करें हम, तभी आंसर λ/2 बनेगा। अदरवाइज तो आप ये भी कर सकते थे कि आप लैम, ठीक है ऑप्शंस में नहीं है, बट वैसे अगर हम सोचें कि हो सकता था कि पहले λ/2 हो और हम 2 लैम्डा कर दें, तो 3λ/2 भी बिल्कुल ठीक आंसर है, इजंट इट। ओके, आगे बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। ये सर अभी जो आप कह रहे थे कि मिनिमम वर्ड आना चाहिए, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ, जैसे क्या है कि पाथ डिफरेंस हमने कहा कि मान लो पहले पार्ट डिफरेंस λ/2 है ना, और हमने λ/2 से अगर हम लैम्डा कर देंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस बन जाएगा। यस सर। तो हमने जो चेंज किया वो λ/2 का किया। अब अगर हम λ/2 से मान लो λ/2 से लैम्डा की जगह अगर 2 लैम्डा कर देंगे तो भी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, यस सर। है ना। तो उस केस में हमारा आंसर 3λ/2 बन जाता। ओके सर, अंडरस्टूड। कुछ नहीं होता, वेव वेलोसिटी भी वही रहती है। मतलब इंटरफेरेंस में जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये इसमें आ गया आपके एम्पलीट्यूड में, बाकी वेव वेलोसिटी पे या
अब आ रही है आवाज? ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन बच्चों? बाकी तो हो ही गए होंगे ना, सीधे ही। नहीं, एक मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, उससे ये कैसे पता चला कि वो इनकोहेरेंट है? इनकोहेरेंट तो आपको उससे पता चलता है ना, ओमेगा और के से। मैंने तो ये कहा कि फिफ्थ में जो आंसर आ रहा है वो ये मान के आ रहा है कि वो कोहेरेंट है। राइट? ठीक कह रहा हूं ना मैं बच्चों? एक्सरसाइज 1 बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे क्लास में हमारा वो जो लास्ट एग्जांपल था जिसमें जैसे दोनों वेव्स के वो डिफरेंट थे, एक का 8 था और एक का 4 एम्पलीट्यूड, तो हमने उस उनमें चक्कर नहीं, इसलिए नहीं किया था। उनके ओमेगा और के अलग थे, एक का ओमेगा था और एक का 2 ओमेगा था, इसलिए अच्छा, वो इनकोहेरेंट। ओके सर, ओके सर। तो सेकंड क्वेश्चन, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब वो क्या हो जाएगा? अगर एम्पलीट्यूड ए है तो इंटेंसिटी, मतलब जब आप करोगे तो वो 4a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी ना। मतलब I1 इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, I2 इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। जब आप मतलब इसका इंटरफेरेंस कर दोगे तो जो नेट इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी? रूट, अच्छा देख लेते हैं क्या बनती है। वो बनेगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, तो वो 4a स्क्वायर बन जाएगा ना। अंडरस्टूड? सेकंड क्वेश्चन। हाँ, मतलब वैसे तो मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है कि जो 2a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वो 4a स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, राइट? बट वो पूछना शायद ये चाह रहे होंगे। समझ गए बच्चों? आगे फिफ्थ क्वेश्चन, मिनिमम इंटेंसिटी 0 का है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस पे क्या होता है? सोर्सेज आर वाइब्रेटिंग इन ऑपोजिट फेज। ऑपोजिट फेज का मतलब होता है बच्चों वही कि फेज डिफरेंस 180 है, तो ए ऑप्शन ठीक है। एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, बी भी ठीक है। सी, at the point of observation the amplitudes of two SHMs produced by two sources are equal and both the SHMs are along the same straight line। ये ठीक है बच्चों? गलत है? ये भी ठीक है। मतलब आपने क्या करना है कि पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट 0 करनी है, राइट? तो वो तभी 0 हो रही होगी ना कि अगर दोनों वेव्स के कारण जो SHM है वो सेम डायरेक्शन में आ रही होगी, तभी तो कैंसिल कर पाएंगे उसको। अगर अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएगी तो फिर तो कैंसिल ही नहीं होएगी। अंडरस्टूड? तो डी गलत हो गया, सोर्सेज आर इन फेज, तो इसका ए बी सी आएगा आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कह रही है कि देखो, आप ऐसे सोचो, अगर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है उसका मतलब क्या है?
ये तभी हो रहा होगा ना अगर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इधर को हो एक वेव के हिसाब से और दूसरी वेव के हिसाब से इधर को, तभी नेट जीरो बनेगा। अब इसकी क्या क्या कंडीशंस बनती हैं? एक तो ये कि फेज डिफरेंस 180 होना चाहिए, तो ए ऑप्शन आ गई। दूसरा एम्पलीट्यूड इक्वल। तीसरा ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ रही है ना, y के अलोंग या x के अलोंग, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। मान लो एक वेव तो कहती है कि x एक्सिस के अलोंग मूव करो, दूसरी वेव कहती है कि y एक्सिस के अलोंग मूव करो, तो क्या उस केस में उन दोनों का रिजल्टेंट कभी जीरो बन सकता था? राइट? एट्थ क्वेश्चन देखो बच्चों। तो आपको बच्चों यहाँ 4 वेव्स दे दी और आपको बोला है कि इंटरफेरेंस हाँ, मतलब वैसे देखा जाए तो सी ऑप्शन इज कवरिंग द बी ऑप्शन, बट मतलब है तो दोनों ही ठीक। हाँ जी, तो 8th क्वेश्चन 4 वेव्स दिए हमें, तो हमें पूछा है कि किस केस में इंटरफेरेंस होगा, है ना? तो इंटरफेरेंस के लिए हमने क्या कहा था कि वेव्स को सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। तो सेम डायरेक्शन वाले केस कौन कौन से बन रहे हैं? 1 3 एंड 2 4। तो इसलिए सी आंसर बन गया। 9th क्वेश्चन, 2 waves of same frequency and intensity superimposed with each other in opposite phases, then after superposition, अगर opposite phase है मतलब 180 डिग्री का phase difference और intensity same है, तो क्या हो जाएगा? intensity 0 ही हो जाएगी। तो इसका फिर none of these बन जाएगा 9th का, राइट? क्लियर बच्चों? सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, ये 2 वेव्स दे दी, क्या इनकी इंटेंसिटी इक्वल है बच्चों? यस, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो वो 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन गई दोनों केसेस में। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो इसका आंसर बच्चों सी आएगा, ये करेक्शन कर लो। डन बच्चों, और कोई डाउट? सर कल के नोट्स में एक डाउट है। हाँ, एक मिनट। 15th क्वेश्चन बच्चों, जैसे आपने पल्स वर्ड पढ़ा होगा कई जगह। पल्स का मीनिंग होता है सिंपली पार्ट ऑफ वेव। जैसे यहाँ पे एक उन्होंने एक तरफ एक क्रेस्ट दिखा दिया, तो 2.5 से मूव कर रहे हैं, अभी 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो दोनों 5-5 मूव कर जाएंगे, है ना? तो आपको बच्चों स्टेट ऑफ स्ट्रिंग बतानी है। तो स्ट्रिंग में क्या होगा? स्ट्रिंग में अब दोनों वेव्स ओवरलैप कर रही होंगी जैसा डी में दिखाया, बट डी इज नॉट द आंसर, क्योंकि डी से तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिंग अभी ऊपर भी है और नीचे भी है। तो जब स्ट्रिंग पे ऐसी 2 वेव्स पहुंचेंगी तो स्ट्रिंग के साथ क्या होगा? वो तो फ्लैट ही हो जाएगा ना। स्ट्रिंग तो जो नेट बना उसके हिसाब से मूव करेगा, तो स्ट्रिंग के लिए तो नेट 0 हो गया। अंडरस्टूड?
16th का आंसर सी आएगा। एक्सक्यूज मी सर, सी बन रहा है क्या? अच्छा, सी इसलिए बन रहा है क्योंकि मतलब इंटेंसिटी ऑफ वेव्स ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो ओमेगा तो उन्होंने पहले ही सेम बोल दिया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट हो गई ना, राइट? हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? सर जो आपने अभी पल्स वाला क्वेश्चन करवाया हम्म, उसमें जो वेलोसिटीज थी दोनों वेव्स की वो डिफरेंट डायरेक्शंस में थी, उसमें भी तो हमने इंटरफेरेंस करवाई है। हाँ मतलब सी फिनोमेना तो वही होता है, मतलब फाइनली तो सुपरपोजिशन ही होनी है। ऐसा नहीं है कि अगर वेलोसिटीज ऑपोजिट है तो कुछ बिल्कुल ही अलग हो गया। इट इज जस्ट कि जो इक्वेशंस हमने पिछली बार बनाई थी वो नहीं एप्लीकेबल होती। मतलब अभी हम सुपरपोजिशन तो हर जगह एप्लीकेबल है, हमने अभी उसका एक पर्टिकुलर केस किया है जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो मतलब रिजल्ट्स अलग बनते हैं, कंसेप्ट तो वही है कि अगर एक जगह पे दो वेव्स हैं। क्या कह रहे हो? डिफरेंट डायरेक्शन की अगर वेलोसिटी है मतलब तो भी इंटरफेरेंस तो हमें दिख जाएगा ना। मतलब सुपरपोजिशन दिखेगा, इंटरफेरेंस वर्ड हम तब यूज करते हैं जब सेम डायरेक्शन होती है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर प्लीज ये 15 दोबारा समझा दो सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। 15th में क्या होगा कि स्ट्रिंग के पास दोनों वेव्स उल्टी पहुंचेंगी जैसे कि डी ऑप्शन में दिख रहा है, बट वी नीड टू बी क्लियर कि हमें तो ये बताना है कि स्ट्रिंग कैसा दिखेगा। तो स्ट्रिंग के पास दोनों इंफॉर्मेशन ऑपोजिट पहुंच रही हैं, तो नेट इंफॉर्मेशन तो जीरो हो गई ना, तो इसलिए आंसर सी बन गया। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से अलग अलग दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके बाद समवॉट जैसे बी ऑप्शन है ऐसा कुछ हो जाएगा, ऊपर वाली वेव अपना लेफ्ट को निकल जाएगी, नीचे वाली वेव राइट को निकल जाएगी। वो तो सिर्फ उस इंस्टेंट पे जब दोनों एक जगह पे थे तब स्ट्रिंग फ्लैट होगा, ठीक है? हाँ जी, नोट्स में आप क्या डाउट कर रहे थे? सर जो आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला करवाया था हमें, ये वाला सर, ये तो इसमें एक एडिशनल कंडीशन ये भी आ गई ना कि जो वेव स्टार्ट हो रही है वो सेम एक्स और सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है बननी। हाँ, उसके साथ ही ये बनेगा ना ये वाला तो। सेम एक्स नहीं सेम एक्स क्यों? मतलब वो तो दोनों वेव्स का एक्स तो अलग हो ही सकता है, तभी पाथ डिफरेंस आया। नहीं सर, लेट से अगर एक वेव स्टार्ट करिए एक्स इक्वल 0 से, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और दूसरी जो वेव है वो एक्स इक्वल्स लैम्डा बाई 2 से स्टार्ट कर रही है, तो ये एग्जैक्ट केस तो नहीं बनेगा दोनों में से कोई? नहीं, इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वेव तो कंटिन्यूअसली आती जा रही है ना। कैसे सर? मतलब मैं सर वो पहले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ कि जो पहला पार्टिकल एस एच एम वाला वो कहाँ लोकेटेड है। देखो, मान लो ये आपका पार्टिकल है पी, इसके ऊपर एक वेव आई ऐसे, एक वेव ने यहां से शुरू किया S1 से, यस सर। दूसरी वेव ने, अगर मतलब मैं जान के ऐसी इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम ये बात करें कि शुरू कहाँ से किया, दूसरी वेव ने शुरू किया S2 से। सर मतलब जो S1 और S2 का डिफरेंस है
वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए ना। लेट्स से अगर ये डिस्टेंस 1.5 लैम्डा है, फिर तो हाँ ये तो केस। हाँ तो कंस्ट्रक्टिव के लिए तो हमने ये लिखा ही तो है, यही तो लिखा हमने, इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा एन लैम्डा। ओके सर, ओके वही सर, चीज तो बन गई। मतलब वही एक ही बात है वो। हाँ थैंक यू सर। सर और फिर हाँ सर जैसे आपने ये डायग्राम बनाया, एक बार फिर से बनाना। यस सर, जहाँ से यहाँ पे हमने जहाँ से पार्टिकल्स लिए हैं वो एक ही मीडियम के है ना? हाँ एक ही मीडियम में, यस। तो सर जैसे हम मीडियम में पार्टिकल्स तो बहुत सारे होंगे, तो सर जहाँ से ये एक पार्टिकल एसएचएम करके अपनी पोजीशन से अलग हो गया, तो उस पोजीशन पे कोई और पार्टिकल आएगा? नहीं, देखो ये जो वेव है, अभी हमने ऐसे दिखाया है कि ये वेव पी पे पहुंच रही है, ठीक है। हमने ये दिखा दिया कि ओवरलैपिंग वेव पी पे पहुंच रही है। अगर पी पे ओवरलैपिंग पहुंच रही है तो पी के आगे वाले सारे पॉइंट्स पे भी तो ओवरलैपिंग वेव ही पहुंचेगी। नहीं सर, मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं, अगर हम सिंपल एक ही वेव लें। हाँ एक वेव ले लो, तो मतलब वेव पहले पी पे पहुंची, फिर उस पी से आगे निकल गई। तो सिर्फ जौन सा वो वाला पार्टिकल है सिर्फ वही ऊपर नीचे जाएगा, या सारे पार्टिकल्स ही जाएंगे ऊपर नीचे, जौन से उसके नीचे ऊपर भी है? नीचे नहीं, हम तो देखो अभी ऐसा केस मान रहे हैं कि मतलब पार्टिकल्स एक लाइन में ही है। तो जैसे मैंने आपको जो कल वीडियो दिखाई थी कि हर पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा ना, जैसे जैसे पार्टिकल के पास वेव पहुंचती है उसके हिसाब से हर पार्टिकल ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन मीडियम में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना। हाँ तो अगर मान लो जौन सा आपने ये रेड डॉट बनाया है, ये ऊपर चला गया, हाँ तो जहां पे ये था वहां पे तो एक तरह से वैक्यूम बन गया ना। नहीं, हमने अभी जान के सिंप्लीफाइड केस किया था ना। अभी तो हम एक तरह से बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ वेव पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशनल वेव टाइप्स पढ़ रहे हैं, जहां पे हम ये मान रहे हैं कि पार्टिकल सारे एक स्ट्रेट लाइन में ही है। ओके सर। ओके तो बच्चों एक बार रिकॉल करो कि ये जो टॉपिक था ये हमने कैसे समझा था कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव सुपरपोजिशन। वेव सुपरपोजिशन का क्या मतलब है कि अगर कहीं पर भी दो से ज्यादा वेव्स आपस में कंबाइन करें। प्रेजेंटली हमने जो मेथड सीखा वो क्या था कि अभी हमने ऐसा केस पढ़ा जहां पे वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। आज हम पढ़ेंगे कि हम दो वेव्स को मिक्स करेंगे आपस में, लेकिन अब आज हम ऐसा केस पढ़ेंगे जहां पे वेव्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही होंगी, ठीक है। तो है तो सुपरपोजिशन ही, बस चेंज क्या है कि वो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी, ठीक है। और यहां पर भी हम यही कंडीशन लेके चलेंगे कि उनका ओमेगा भी सेम है और के भी सेम है, राइट। तो पिछली क्लास से क्या चेंज किया हमने बच्चों, वहां पे हमने सेम ही डायरेक्शन मानी थी। अब हम क्या मान रहे हैं कि एक वेव की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या होगा, अगर ये हम y1 y2 देखें तो क्या चेंज आएगा y1 y2 में। एक में प्लस आ जाएगा ना, अगर एक में k x1 माइनस ओमेगा टी है तो दूसरे में k x2 प्लस ओमेगा टी आना चाहिए, राइट। ओके तो अब बच्चों पहले हम एक मतलब इसको फिजिकली देखते हैं कि क्या होगा, फिर हम इसकी मैथ्स पे जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम वही अपना पिछली क्लास वाला एग्जांपल लेते हैं जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ा था। तो अभी इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा कि वो हार्ड बाउंड्री है या सॉफ्ट बाउंड्री है,
सीधी बात यह है कि मान लो एक वेव लेफ्ट से आ रही थी, वो एक बाउंड्री से टकराई, तो बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट होएगी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, करेक्ट। तो अब हमारा जो स्ट्रिंग है, क्या इस स्ट्रिंग में बच्चों अब दो तरीके की वेव्स हैं, जिसमें कि एक वेव तो राइट को जा रही है और एक वेव लेफ्ट को जा रही है ना। तो जो स्ट्रिंग की रिजल्टिंग शेप बननी चाहिए, दैट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेव्स। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो अब बच्चों मैंने थर्ड ऑप्शन इनेबल कर दी। थर्ड ऑप्शन बेसिकली कह रही है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा हमें वो भी दिखे। तो लेट्स सी अब क्या होता है। अभी बच्चों ये मत सोचना कि कैसे हुआ, सिर्फ ये सोचो कि क्या हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो अब बच्चों मुझे देखकर बताओ, ये जो रिजल्टिंग शेप बन गई, मतलब क्लियरली रेड वेव इज द इंसिडेंट वेव, ब्लू वेव इज द रिफ्लेक्टेड वेव, सो दीज आर टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इनका जो रिजल्टेंट है वो है ये ब्लैक वाला पार्ट। तो इसको देखकर क्या लग रहा है बच्चों, क्या हो रहा है ब्लैक वाले पार्ट में? एक तो एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है, ठीक है, और क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप? तो अगर आप देखो कि देखो रेड वाली जो वेव है वो राइट को जाती हुई दिख रही है, ब्लू वाली वेव लेफ्ट को जाती हुई दिख रही है, क्या ब्लैक वाली वेव कहीं जाती हुई दिख रही है ना? है ना, ब्लैक वाली वेव तो अपनी जगह पे ही है ना, वो सॉर्ट ऑफ ऊपर नीचे हो रही है बस। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस आ गया मेन, कि ब्लैक वाली वेव हिल नहीं रही अपनी जगह से, वो सिर्फ अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रही। और क्या बच्चों डिफरेंसेस हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो इस फिगर से? अच्छा, अब जो पार्टिकल्स हैं, जो ब्लैक डॉट्स हैं, उनकी मोशन कैसी है? क्या उनकी मोशन एसएचएम है? कोई भी एक पार्टिकल को देखना शुरू कर दो, तो यस, पार्टिकल्स ऊपर नीचे तो हो रहे हैं।
है ना? क्या बच्चों सारे पार्टिकल्स के एसएचएम का एम्पलीट्यूड सेम है? जैसे आप इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करो जो एन पे है, जहां जहां एन लिखा हुआ है, वो पार्टिकल्स किस टाइप के हैं? अब देखो वो पार्टिकल्स तो रेस्ट पे ही है ना? तो उन पार्टिकल्स की मोशन का एम्पलीट्यूड क्या हुआ? 0। वेर एज जो पार्टिकल्स बच्चों जहां पे ए लिखा हुआ है, उनका एम्पलीट्यूड क्या है? 2a। तो बच्चों आप समझ रहे हो कि यहां पर भी सुपरपोजिशन तो है, बट अब इस केस में सुपरपोजिशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े डिफरेंट है कंपेयर टू जो हमने कल किए थे, है ना? जो ए पॉइंट है वो देखो, वो डबल नीचे जा रहा है ना कंपेयर टू ब्लैक एंड रेड वेव्स, या डबल ऊपर जा रहा है? मैं पॉज कर देता हूं, अब सब देखना। ये देखो इस इंस्टेंट पे देखो, है ना, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों वेव्स एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही हैं। तो ए वाला पॉइंट जो है वो मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है? 2a जा रहा है, राइट? ओके, तो सो फार व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि हाँ यहां पर भी सुपरपोजिशन तो हो रही है, लेकिन ये जो सुपरपोजिशन है इट इज क्वाइट डिफरेंट कंपेयर टू जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो देखो फिर से एक बार पॉइंट्स को समराइज करते हैं हम। अभी हमने नाम नहीं दिया है ना, ब्लैक वाला को हमने नाम नहीं दिया कि ब्लैक वाली क्या चीज है ना, वो ट्रैवल तो कर नहीं रही, ठीक है ना, लेकिन कुछ मोशन भी है उसमें, राइट? तो अभी उसको देते हैं नाम। अब देखो हमारी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चों। क्या सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग एम्पलीट्यूड है ना? तो ये बन गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं बच्चों जहां पे n लिखा हुआ है जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, राइट? तो उनको हम बच्चों कहते हैं एज नोड्स। सो n स्टैंड्स फॉर नोड्स, नोड मींस 0 एम्पलीट्यूड। अंडरस्टूड? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है 2a, राइट, जहां पे a लिखा हुआ है, उनको हम बच्चों कहते हैं एज एंटी नोड। ठीक है, नोड का उल्टा, कि वो सबसे ज्यादा मूव कर रहा है। क्या ये 3 पॉइंट्स बच्चों क्लियर हो गए? ओके, पहले ये लिखते हैं फिर उसके आगे वाले पॉइंट्स लिखते हैं। तो लिखो बच्चों, स्टैंडिंग। तो ये जो वेव होती है बच्चों, टॉपिक का नाम लिखना है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो वेव होती है इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ठीक है, क्योंकि ये अपनी जगह पे रुकी हुई है।
वो जो फर्स्ट लाइन है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, वो डायरेक्शन वर्ड नहीं है बस। तो ये नाम की इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। वंशिका मैं समझा नहीं। हाँ ठीक है यस समझ गया। एक्सक्यूज मी सर। सर जो आपने बताया था कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 2a है, वो आपने जस्ट ऑब्जर्वेशन बताया था ना कि उसका डबल होगा। ऑब्जर्वेशन से, हाँ। ओके सर। अभी उसकी मैथ्स करेंगे हम। लिख लिया बच्चों 3 पॉइंट्स। ओके तो आगे के पॉइंट्स देखते हैं बच्चों। अब जैसे इस फिगर को देखो दोबारा, बताओ बच्चों कोई भी दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? लैम्डा बाय 2 है ना। दो एंटी नोड्स के बीच में भी कितना डिस्टेंस है? लैम्डा बाय 2। एंड हम ये भी देख सकते हैं कि जो नोड और एंटी नोड है वो ऑल्टरनेट है ना, हर नोड के बाद एक एंटी नोड आएगा फिर नोड आएगा एंड सो ऑन। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं हम। अच्छा एक पॉइंट ये लिख लो कि ये जो वेव बनी है बच्चों इसकी भी वही सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इंसिडेंट के।
रिटर्न बच्चों? ओके ओके बच्चों, दोबारा चलते हैं उस फिगर पे। अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो आप, बच्चों आप कोई भी एक नोड ले लो, पॉइंट n, ठीक है? आप एक पॉइंट ले लो उसके जस्ट लेफ्ट पे और एक पॉइंट ले लो उसके जस्ट राइट पे। उनकी मोशन कैसी है? नहीं मतलब उन दोनों की मोशन में आपस में क्या रिलेशन है? एसएचएम तो चलो सबकी है, नोड के लेफ्ट पे पॉइंट और नोड के राइट पे पॉइंट बच्चों, क्या उनकी मोशन बिल्कुल ऑपोजिट है? जब एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है ना? अब बच्चों आप ऐसा करो, दो पॉइंट्स ले लो जो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में लाई करते हैं। मतलब अभी तो हमने नोड के राइट पे लिया और लेफ्ट पे लिया, अब आप किसी भी एक नोड के राइट पे दो पॉइंट्स ले लो, मतलब दो नोड्स के बीच में दो पॉइंट्स, उनकी मोशन कैसी है? क्या वो इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं, इकट्ठे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं? चाहे दोनों के हाईएस्ट पॉइंट्स अलग अलग हैं, बट पहुंच तो इकट्ठे ही रहे हैं, इकट्ठे ही मीन पोजीशन पे आ रहे हैं, है ना? तो जिनकी मोशन ऑपोजिट है उनका हम क्या कह सकते हैं बच्चों? फेज डिफरेंस कितना हुआ? ऑपोजिट मोशन का मतलब क्या हुआ? फेज डिफरेंस पाई, है ना? और अगर सेम मोशन है उसका क्या मतलब हुआ कि फेज डिफरेंस 0, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे,
हाँ जी, तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना आपका फेज डिफरेंस का k डेल्टा x वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, समझ गए? वो k डेल्टा x किसके लिए था? वो तो नॉर्मल जो हमारी ट्रैवलिंग वेव होती है उसके लिए था। एक स्टैंडिंग वेव में सिर्फ 2 फेज डिफरेंस आ सकते हैं, जो कि या तो 0 है या पाई है। क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो इस बात को मैं एक बार बच्चों फिर से समझा रहा हूं, यहाँ पे आप लिख लो साइड पे कि यू कैन नॉट अप्लाई k डेल्टा x ओवर हियर। वो ना जान के आपको डिस्टेंस दे देते हैं ताकि आप k डेल्टा x लगा दो, जबकि देखा जाए यहाँ डिस्टेंस का तो कोई रोल ही नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ ये देखना है कि नोड के एक तरफ है या अलग अलग तरफ है। अंडरस्टूड बच्चों? तो फिर से देखो, आप सबसे पहले तो ऐसा करो कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में ले लो 2 पॉइंट्स। तो वो 2 पॉइंट्स देखो इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं, इकट्ठे वापस आ रहे हैं, फिर इकट्ठे नीचे जा रहे हैं, राइट? इसका क्या मतलब हुआ कि फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया, है ना? अब आप कोई एक नोड के एक पॉइंट लेफ्ट पे ले लो और एक पॉइंट राइट पे ले लो, उसमें क्या हो रहा है देखो। अगर एक पॉइंट ऊपर जा रहा है तो दूसरा पॉइंट नीचे आ रहा है, करेक्ट? तो इसका क्या मतलब हुआ? कि फेज डिफरेंस 180 हो गया, कि दोनों की मोशन उल्टी है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ओके, तो बच्चों नेक्स्ट समझते हैं कि हमने इसका नाम मतलब ऐसा क्यों रखा, स्टिल इसको हम वेव क्यों बोल रहे हैं। मतलब जब ये अपनी जगह पे ही है तो इसको हमने नाम तो स्टिल वेव का दिया है ना? इसको बच्चों समझने का ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि ये सिचुएशन का मीनिंग क्या है फिजिकली। आप ऐसे सोचो, so just for our understanding, मान लो एक जगह से कोई जगह है जिसपे ऐसे पानी फ्लो कर रहा है राइट को, ठीक है, एक आइडियल लिक्विड है, और उसके आगे एक दीवार आ गई, तो क्या होगा पानी के साथ? सब कुछ आइडियल मान लो, आइडियल कोलिजन एवरीथिंग, नो एनर्जी लॉस, वो दीवार से टकरा के वापस आएगा। अब जब वो पानी दीवार से टकरा के वापस आया, इन द मेन टाइम आपने एक पीछे भी दीवार लगा दी। अब इस पानी के साथ क्या होगा? क्या बस ये इन 2 दीवारों के बीच में एक तरह से आगे पीछे होता रहेगा, है ना? इसके बाहर तो निकल नहीं सकता। तो ये एक तरह से दिस इज अ स्टैंडिंग वेव, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2 दीवारें मैंने बोल दी, दीज आर लाइक नोड्स, ठीक है? तो नोड्स के बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता, लेकिन क्या नोड्स के बीच में बच्चों एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव को हम वेव इसलिए बोल रहे हैं
कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में तो क्या था कि एनर्जी कंटिन्यूअसली एक तरफ को जाती जा रही थी, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। स्टैंडिंग वेव में क्या हो गया कि बस ऐसे दो कोई नोड्स के बीच में ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, उसके बाहर नहीं निकल सकती। समझ रहे हो बच्चों बात? तो ये इंपॉर्टेंस है ऑफ द वर्ड स्टैंडिंग। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, ठीक है, वो कुछ कुछ रीजन में हो रही है। तो ये अगला पॉइंट लिखो बस। अभी आप ये नहीं बता पाओगे कि अगर मैं आपको सिर्फ स्टैंडिंग वेव दे दूं तो आप ये नहीं बता पाओगे कि उसके अंदर मतलब एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, कि लेफ्ट को जा रही है या राइट को जा रही है, ठीक है। अभी तो आपको बस ये समझना पड़ेगा कि हाँ, बस वो दो नोड्स के बीच में एनर्जी घूम रही है। वी विल सी, ये तो बहुत ही यूजफुल होता है हमारे लिए कि अगर आपकी दो नोड्स के बीच में रह गई तो मतलब अगर किसी जगह पे हमारे को लिमिटेड एनर्जी चाहिए तो ये बहुत काम का है कंपेयर टू कि मतलब कि हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी फ्लो करवानी पड़े। तो बच्चों, जब हम ऑब्जर्व करते हैं वेव को, ठीक है, चाहे हम देखते हैं चाहे उसको सुनते हैं, तो हमारे को नहीं पता चलता कि वो ट्रैवलिंग वेव है या स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी रूम में बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा होगा, मेरे मुंह से वेव्स निकल रही हैं, ये वेव्स दीवारों से टकरा के रिफ्लेक्ट भी हो रही होंगी, तो उन सब तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन के स्टैंडिंग वेव्स बन रही होंगी पक्का, ठीक है। तो चाहे स्टैंडिंग वेव बनती चाहे ना बनती, आपको ऑब्जर्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए तो सेम ही बात है, ठीक है। अभी आएंगे, मतलब अभी एक बार इसकी मैथ्स करके ना वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। लिख लिया बच्चे? ओके बच्चों, अब हम चलते हैं इसकी मैथ्स पे, ठीक है। तो लेट्स सी कि स्टैंडिंग वेव की क्या इक्वेशन होती है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवलिंग वेव। तो हम उसका एक पर्टिकुलर केस पढ़ते हैं बच्चों। मान लो मेरी एक वेव है a sin kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव ले ली a sin kx प्लस ओमेगा टी। हाँ जी वंशिका। सर एनर्जी ट्रांसफर नहीं समझ में आ रहा, कैसे होगा? मतलब हर पार्टिकल की तो कांस्टेंट ही है ना एनर्जी। ना,
अगर SHM का एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो एनर्जी तो अलग अलग हुई ना, अलग अलग पार्टिकल्स की। हाँ बट रह तो उतनी रही है ना फॉर एवरी पार्टिकल जितनी उसके पास है। ना, ऐसा नहीं है, एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपको एकदम देख के ऐसा लगेगा बच्चों कि भाई हाँ सारे पार्टिकल्स SHM तो कर रहे हैं, और SHM में हम कहते हैं कि एनर्जी कांस्टेंट होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आप ये देख रहे हो कि ये जो स्ट्रिंग है, मान लो दो नोड्स के बीच में जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग बच्चों एक इस इंस्टेंट पे जब ये फ्लैट है तब ये स्ट्रिंग बहुत कम खिंचा हुआ है ना, वर्सेस ये वाला इंस्टेंट कोई जब एंटी नोड बन रहा है, अब ये स्ट्रिंग बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है। ये फर्क समझ आ रहा है? अगर स्ट्रिंग ज्यादा खिंचा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? कि इसके पास अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो आप देख रहे हो कि जो नोड के बिल्कुल पास वाला स्ट्रिंग है वो भी तो खिंचा हुआ है ना बहुत ज्यादा, सारा ही स्ट्रिंग खिंचा हुआ है। तो इस टाइम पे क्या हुआ है, मतलब किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, आप बिल्कुल नोड के पास वाला स्ट्रिंग ले लो तो वो बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है, तो उसके पास अभी मतलब इलास्टिक एनर्जी है। और यहीं पे मान लो मैं ये वाला इंस्टेंट ले लूं, फ्लैट वाला, ठीक है, मान लो अप्रोक्सीमेटली फ्लैट हो गया, तो अब वही जो नोड वाला पॉइंट है वो अब बहुत कम खिंचा हुआ है, तो क्या हुआ होगा? अब उसके पास कम एनर्जी है, तो कम एनर्जी कैसे हुई होगी? अगर उसने अपनी एनर्जी दूसरी तरफ दी होगी, राइट। ये समझ पा रहे हो बच्चों? तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। सर एनर्जी किसको दी होगी? मतलब ऐसे सोचो कि जो नोड, एक नोड से लेके दूसरे नोड के बीच में जितने पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते, आपस में वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। सर तो इस पॉइंट पे तो हर पार्टिकल के पास कम होगी ना देन दैट दे हैड नहीं, बिफोर। हर के पास कम नहीं हुई, नोड के पास तो कम हुई, एंटी नोड वाले के पास तो काइनेटिक आ गई। नोड के पास तो काइनेटिक आ ही नहीं पाई ना, वो तो रेस्ट पे ही है। मैंने इसीलिए नोड वाला एग्जांपल लिया था क्योंकि वहां पे एक ही टाइप की एनर्जी थी, तो उसको इमेजिन करना इजी था कि नोड के पास तो काइनेटिक एनर्जी तो आनी ही नहीं, वो तो रेस्ट पे ही है, उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी आनी है। तो किसी टाइम पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, किसी टाइम पे कम है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उससे एनर्जी कम ज्यादा तो हो रही है ना। सर जैसे आप स्ट्रिंग के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हो कि स्ट्रिंग में किस एक्सपेंशन हो गई और कंट्रैक्शन हो गई, ऐसे तो ये पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम देखें कि जब बिल्कुल स्ट्रेट है वो, तो वही पार्टिकल्स जब ऊपर जाएंगे उनके बीच में गैप भी आ जाएंगे। हाँ, वो गैप का मतलब यही हुआ ना कि पोटेंशियल एनर्जी।
वो आपस में तो नहीं जुड़े हुए? नहीं, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स आपस में, उनमें फोर्सेस तो है ही ना, चाहे टच ना कर रहे हो, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस तो होंगी ना। ओके सर। ये एनर्जी वाला भी बच्चों और डिटेल में भी आएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल फॉर्म की। तो ये दो वेव्स हैं, इनकी सुपरपोजिशन का क्या मतलब होगा? इनको ऐड कर दें हम, बताओ बच्चों, इनको ऐड करके क्या बनेगा? y1 प्लस y2। इस पे कौन सा रिजल्ट लग जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी वाला लग जाएगा बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर आपने एम्पलीट्यूड यहाँ पर इंटेंशनली सेम लिया है? हाँ, ताकि ओके हमारी सर, मैथ्स इजी रहे। ओके सर। तो जब हम इससे बच्चों साइन सी प्लस साइन डी वाला रिजल्ट लगाएंगे, तो वी विल गेट y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। आ गया समझ सबको ये बच्चों? तो अब बच्चों यहाँ पे मैंने y1 y2 में अलग से phi1 phi2 नहीं लिए थे, है ना? वही सिंप्लिसिटी के लिए किया था ऐसा। अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर दूं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, तो जनरलाइज एक्सप्रेशन ऐसा बन जाता है कि y इक्वल टू 2a साइन के एक्स प्लस फाई डैश और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई डबल डैश, मतलब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फाई आ सकता है। तो ऊपर वाला केस तो एक स्पेसिफिक था, सेकंड वाला केस जनरल है। समझ आ रहा है बच्चों? अब यहां पर अगर ये जो पहली टर्म है 2a साइन के एक्स प्लस फाई डैश, लेटस से बच्चों मैं उसको a डैश पुट कर दूं, तो ये इक्वेशन कैसी बन गई? तो आई विल गेट y equal to a dash cos omega t plus phi double dash, where a dash is this expression, right? तो ये इक्वेशन क्या डिनोट कर रही है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू a dash cos omega t plus phi, ये क्या डिनोट कर रही है? SHM, है ना? एंड जो इसका सेकंड पार्ट है कि a dash is equal to 2a this, वो क्या बता रहा है हमें? कि जो SHM का एम्पलीट्यूड है वो x पे डिपेंडेंट है, isn't it? तो वही हमने कहा था कि स्टैंडिंग वेव में होना चाहिए।
ये समझ आ गया बच्चों सबको इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस और इसको कैसे इंटरप्रेट करना है? नहीं वंशिका, वो नहीं बता पाएंगे, हम सिंपल केस के लिए बता सकते हैं। ओके, अब बच्चों आपको याद है कि मैंने आपको एक पहले एक बात बताई थी कि एक फंडामेंटल वेव इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर वाली। और मैंने आपको कहा था कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन वेव रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, है ना। और फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि उसका शॉर्टकट फॉर्म क्या थी, कि हम यही देख लेते हैं कि एक्स प्लस माइनस वी टी की फॉर्म है कि नहीं, राइट। तो अगर बच्चों मैं वही फंडामेंटल इक्वेशन इस पे लगाऊं जो मेरी वेव इक्वेशन आई है 2a sin के एक्स प्लस फाइव डैश कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डबल डैश, तो इट विल टर्न आउट कि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे फंडामेंटल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये वेव तो है, ठीक है, बट ये एक्सप्रेशन उस फॉर्म का तो नहीं है एक्स प्लस माइनस वी टी वाली फॉर्म का। तो उससे क्या पता चल रहा है? एक्स प्लस माइनस वी टी क्या था बच्चों? जब वैसी फॉर्म थी तो वो क्या बोलते हैं हम उसको? ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो मैंने आपको नोट्स में स्पेसिफिकली ऐसे ही लिखवाया था। ये देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी रिप्रेजेंट्स ट्रैवलिंग, राइट। तो क्योंकि ये वो फॉर्म नहीं है, ये वाली मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी वाली फॉर्म नहीं है, तो इसलिए ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, राइट। ये वेव है लेकिन दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। समझ रहे हो बच्चों? तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया स्टैंडिंग वेव, कि क्योंकि ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रही लेकिन वेव तो है ना, इसलिए से एक नया नाम रख दिया स्टैंडिंग वेव। आई बात समझ बच्चों? तो ये नोट कर लो। तो बच्चों हमें स्टिल वो स्टैंडिंग वेव वाली इक्वेशन जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे ही याद रखते हैं बस कि अगर तो के एक्स प्लस माइनस वी टी वाली फॉर्म है तो वो तो ट्रैवलिंग वेव ही हो गई। अगर ऐसी फॉर्म है साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्टैंडिंग वेव होगी। ठीक है, आप किसी और एक्सप्रेशन में नहीं बता पाओगे कि वो स्टैंडिंग वेव है कि, ठीक है, आपको अगर स्टैंडिंग वेव पूछा जाएगा तो इसी फॉर्म में ही पूछा जाएगा। बच्चों ये हो गया क्लियर सबको? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे।
नेक्स्ट क्लास में हमने इसी की एप्लीकेशन पढ़नी है। हम देखेंगे कि रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे थ्योरी रिवाइज करनी अब बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट सी थ्योरी है ना। मतलब इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तभी माइंड में बैठेगा, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि ये चैप्टर बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। मतलब बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो आपने बच्चों होमवर्क में एक तो 01 का ई पार्ट करना है। हाँ, जेई में आता है हर साल इस पे क्वेश्चन, मेंस एडवांस दोनों में। एंड बच्चों आपने 3A का ए बी पार्ट करना है। ठीक है, मैं बच्चों वैसे आपको अगली क्लास में बता दूंगा, बट मोस्ट लाइकली हम ऐसा करेंगे कि मतलब जो हमारी फ्राइडे वाली क्लास होएगी ना, उसमें मतलब मैं वेव्स हो सकता है आगे ना पढ़ाऊं, और हम सिर्फ जो अपनी पुरानी डिस्कशन पेंडिंग है, एक तो एडवांस वाले टेस्ट और SHM 3B, वो डिस्कस कराऊं। ठीक है, हाँ वो टेस्ट वाले क्वेश्चन बच्चों आपके बोनस होंगे, है ना, जो मैंने चेक किया था। हाँ, जो एडवांस में मैंने आपको कहा था ना बच्चों, मैट्रिक्स मैच, वो इस तरीके से आएगा आपको अगली बार, मतलब जब भी आएगा। जैसे इस बार तो आपको ऑप्शंस बनी हुई थी, नेक्स्ट टाइम आपको ना ऐसे आएगा कि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर मतलब ऐसे दिया होगा कि एक ABCD है, PQRS है। फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा कि बताओ ए के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं PQRS में से। तो जो भी एप्लीकेबल है आप वो मार्क करोगे, राइट। तो पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत मुश्किल हो गया ये, क्योंकि पिछली बार में तो आपने सीधा एक आधी ऑप्शन देखी होगी और आपको पता चल गया होगा कि क्या आंसर बनेगा। यहाँ पे आपको हर केस के लिए चेक करना पड़ेगा कि ए के लिए कौन कौन सी पॉसिबल है, बी के लिए कौन कौन सी पॉसिबल है। एंड मैट्रिक्स में पार्शियल भी नहीं होता, तो मतलब अगर आपने ए के करस्पॉन्डिंग सारी मार्क नहीं की तो आपका वो मतलब गलत हो जाएगा। तो ये ऐसा हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो मतलब ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो हर के करस्पॉन्डिंग मतलब ABCD चारों के करस्पॉन्डिंग आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड बच्चों? हाँ, तो पहले ऐसे ही आता था बच्चों, पहले मैट्रिक्स मैच ऐसे ही आता था IIT में। एक आध साल ऐसा हुआ है कि उस फॉर्म में आ गया जैसे आपको अभी आया था। हाँ, अब भी आता है, मतलब मुझे ये पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा कि इस साल आया था कि नहीं आया था, बट आता है जनरली। अब इसमें बच्चों मतलब नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है ध्यान से, राइट। वो मैं आपको पहले नहीं कह सकता। थर्मो एडवांस टेस्ट आपको बता दूंगा मैं, आई टेल यू 4-5 डेज इन एडवांस। वो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर डेट पे देना है, मतलब आई कीप इट ओपन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो जिसको भी जब देना हुआ दे दे। ये बच्चों अपने वेव्स के
मेरे ख्याल से लगेंगे 2 3 4 मैक्सिमम 4 लेक्चर्स का बचा है अपना। सर हम्म सर एक ना टेस्ट में डाउट था हम्म सर। जौन सा उसमें एक क्वेश्चन आया था रेट ऑफ कूलिंग, हम्म उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि रेट ऑफ हीटिंग के ऑपोजिट। ना, वो कुछ अलग ही कंसेप्ट है, ओके सर। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको इसके बाद ना। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।